दोस्तों, किसी महिला के चरित्र से, किसी लड़की के चरित्र से, किसी के भी घर के महिला बेटी बहू के चरित्र से उसका उसके पूरे ख़ानदान का इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जुड़ा हुआ रहता है। जब हमारे समाज में आए दिन किसी महिला के साथ बलात्कार, उनका यौन शोषण, उनको परेशान करना, उसको अपमानित करना, उनके इज्जत को तार तार किया जाता है, उनके इज्जत आबरू के साथ खेलने की कोशिश की जाती है, तो दुष्ट भेड़िए लोग, इस समाज के कलंकित करने वाले लोग उस महिला का ही अपमान नहीं करते हैं। वो हमारे समाज, हमारे इज्जत, हमारे प्रतिष्ठा, हमारे मान सम्मान सबका अपमान करते हैं। और यह एक अपमान ऐसा रहता है कि जीवन भर न तो उस घर के पुरुष जी पाते हैं और न ही महिलाएं जिसके साथ इस तरह के बर्ताव होता है वो जी पाता है। समाज, आज का जो समाज है, हम कहने के लिए तो 21वीं सदी में आते हैं, लेकिन जिन घरों में ऐसी घटनाएं हो जाती है, भगवान न करे कि कभी किसी के घर में किसी माँ बेटी बहनों के साथ इस तरह के बर्ताव हो, उनके साथ दुराचार हो, उन्हें बलात्कार किया जाए, उनके साथ गैंग रेप किया जाए। भगवान नहीं करें, खुदा नहीं करे कि ऐसी घटनाएं हो, लेकिन यदि हो जाता है तो आज हमारा समाज उससे ताना देता है, उलाहना देता है, उसको परेशान करता है, उसको रास्ता नहीं चलने देता है। यह एक हमारे समाज की सच्चाई है जिससे हम, आप और वो दुष्ट शख्स भी जानता है, लेकिन फिर भी न जाने कैसे कैसे भावनाओं के लोग रहते हैं और महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार कर बैठते हैं। दोस्तों, हमारे देश में माँ बहनों को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है, उनको देवी का रूप दिया जाता है, लेकिन वही नराधम भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, उनकी भी इज्जत प्रतिष्ठा है। और यदि हम किसी को इस तरह से उनके इज्जत आबरू को लूटते हैं तो उनके ऊपर जो कलंक लगता है, उन्हें जीवन भर उन्हें जीने नहीं देता है, सर उठा के चलने नहीं देता है। यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही कलंक की बात है। और ऐसे घटनाओं का शिकार महिला को सर उठाकर जी पाना आज भी समाज में बहुत मुश्किल काम होता है। एक चैलेंजिंग लाइफ हो जाता है। वो बाहर निकलती है, इधर उधर समाज उसके फप्तियाँ कसता है, ताना देता है, उलाहना देता है। फिर किसी भी समाज में रहने वाले किसी व्यक्ति को इस तरह के अपराध करने का अधिकार कौन देता है? हमारा कानून तो कतई नहीं देता है। दोस्तों, अभी शुक्रवार के ही दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे। अभी 2 दिन पहले, कल का ही बात है, आए थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने आते ही वाराणसी में, सबसे पहले वाराणसी में हुए गैंग रेप की चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एवं अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जो 23 लोगों ने एक लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, 7 दिनों तक वाराणसी में घुमाते हैं, आप लोग कहाँ थे? आपकी पुलिस प्रशासन कहाँ थी? हमको स्पष्ट निष्पक्ष जांच चाहिए और जल्द ही उन सभी हत्यारों को सलाखों के बीच चाहिए और निष्पक्ष जांच करते हुए ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा उन्होंने, जब नरेंद्र मोदी जी अधिकारियों के बीच में टिप्पणी करते हैं तो अधिकारियों के भी हाथ पाँव खुल जाते हैं। और यही कारण है कि कुछ ही घंटों के अंदर 3 और अपराधी पकड़ में आ जाते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी बिंदु पर, बनारस में हुए घटना पर, गैंग रेप के ऊपर विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं परशुराम सिंह और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों नमस्कार। यह घटना आप लोग सब जानते हैं, 29/3/2025 की है। एक लड़की अपने घर से निकल कर तो जाती है अपने सहेली से मिलने के लिए, और मिलने के बाद जब आ रही होती है तो वो घर नहीं पहुंचती है। घर वाले सोचते हैं लेट हो गया होगा किसी काम में, वो 1-2 घंटा विलम्ब करते हैं। उसके बाद जब लड़के नहीं आते हैं तो उसका खोजबीन शुरू करते हैं। वो अपने हिसाब से चारों तरफ, जो घर के पेरेंट्स है, जब जवान लड़की बाहर होती है तो किसी भी पेरेंट्स, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, जो भी घर में सदस्य लोग हैं, जिम्मेवारी वाले लोग हैं, उनको चैन नहीं होता है। वो चाहते हैं हम अपने बाल बच्चों के साथ शाम होते ही अपने घर के अंदर रहें, अपने झोपड़ी के अंदर रहें। उन लोगों भी शायद यही सोचा और उस लड़की को खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उस लड़की का कहीं पता नहीं था। अपने हिसाब से उनके माँ बाप ने चारों तरफ ढूंढा, पता किया, लेकिन लड़की का कोई खोज खबर नहीं था। लड़की बीच रास्ते से किधर गायब हो गई थी, अभी तक वो आई नहीं थी। ऐसा करके पूरा रात निकल जाता है। फिर लोगों की सलाह और अपनी सूझबूझ से फिर वहाँ के पास का पुलिस चौकी लालपुर पांडेपुर जो थाना पड़ता है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर सारे बात बताते हैं। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखती है
और उनको समझा बुझा कर भेज देती है। फिर पुलिस अपने हिसाब से उस पर काम कर रही थी, लेकिन उसका काम करने का तरीका सम्मानजनक नहीं था। ऐसी नहीं थी कि हम उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, कारण कि जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज की जाती है उसके बाद पुलिस सो जाती है, उसको कहीं नहीं पता चलता है कि हमारे ही वाराणसी में उस बिटिया को पिकनिक स्पॉट की तरह यूज किया जा रहा है। 7 अलग अलग जगहों पर ले जाकर 23 लोगों के द्वारा रोज़ बलात्कार किया जाता है। और वाराणसी का यूपी पुलिस, वाराणसी पुलिस का खुफिया तंत्र वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, नहीं पहुँच पाता है। चूँकि यह ज़िला हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। जोगी जी यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, फिर भी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह में उस बिटिया को जगह जगह स्पॉट किया जाता है, उसको पहुँचाया जाता है, उसके साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, यौन शोषण होता है, उसको ड्रग्स दे देकर इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह कार में ढोया जाता है। उसको कार, मॉल, होटल, गेस्ट हाउस, सुनसान सड़क, सभी जगहों पर बलात्कार किया जाता है। लेकिन हमारा वाराणसी पुलिस को इसके कानों कान खबर नहीं दी जाती है। ये अपने आप में खबर नहीं होती है, अफसोसजनक बात है। दोस्तों, इस तरह से 7 दिन निकल गए थे। 7 दिन के बाद जब वो बिटिया 4 तारीख 4/4/2025 को हमारे वो अपने घर आती है, और जब घर आती है तो एक बहदवास थी, पागल जैसी स्थिति हो गई थी, मानसिक विक्षिप्त जैसी उसकी स्थिति हो गई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ उसके आँख से आंसू आते थे। वो आँख के आंसू भी अच्छी तरह से नहीं आ पाते थे, वो अंदर ही सूख जाते थे। वो निःशब्द थी, कुछ बोल नहीं पाती थी। ऐसा लग रहा था उसके साथ बहुत ही अनर्थ हुआ है, गलत हुआ है। घर वाले जब पूछते हैं बेटी बताओ बताओ क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते हैं, गुमसुम रहती है। इस तरह से 1 दिन 1.5 दिन निकल जाता है। फिर बेटी धीरे धीरे घुलती मिलती है, फिर अपने माँ को, अपने घर वाले को सारी कहानी बताती है। इन 7 दिनों में कैसे कैसे उसके साथ हैवानियत हुई, उन सारे हैवानों की परत दर परत एक एक स्टेप उतार कर अपने माँ को बताती है। फिर घर वाले उसको लेकर पास का जो है जहाँ से आज के 7 दिन पहले FIR दर्ज करवाया था, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जहाँ पर अभी तक पुलिस का कोई कानों कान खबर नहीं थी कि इस गुमशुदगी रिपोर्ट का क्या हुआ। वहाँ पर पेरेंट्स जाते हैं उस लड़की को लेकर और पुलिस के सामने जब पेश करते हैं, और जब पुलिस के सामने लड़की अपने ऊपर हुए हर एक वाकया को, एक एक पॉइंट को जैसा का तैसा पुलिस के सामने जब रखती है, तो पुलिस के भी हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं। और होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, और इस संसदीय क्षेत्र में भी जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो देश में कहाँ होंगे। नरेंद्र मोदी जी खुद, आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आज महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, और महिलाओं को इस तरह से अपमान उनके ही संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। वहाँ की पुलिस को एक हफ्ता तक जानकारी नहीं रहती है, तो एक शर्म की बात है, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पुलिस चूँकि अब हरकत में आती है, घटना का उद्भेदन हो चुका था। जो महिला थी, जो लड़की थी, वो पुलिस के सामने आकर अपना बयान देती है। पुलिस अब जागती है, त्वरित कार्रवाई करती है, और मात्र इस घटना का उद्भेदन होने के कुछ ही घंटे बाद पुलिस 6 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह से अभी तक पुलिस ने 12 आदमी लोग को, जो अपराधी किस थे, जो इस घटना में संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार कर ली है, और हर एक पॉइंट, हर एक जानकारी को निकाल रही है। ऐसे ऐसे जानकारी पुलिस को पता चल रही है, जो पुलिस का भी माथा ठनक जा रहा है, वो भी सोचने को विवश हो जा रहा है। लेकिन हमारा खुफिया तंत्र, हमारा प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर तो एक सवाल उठता है, वो कहाँ थे। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती है, होने के बाद उनकी नींद कैसे जागती है, उनकी नींद कैसे खुलती है, उनको तो पहले मालूम होना चाहिए। और ऐसे ऐसे घटनाओं करने वाले पर, ऐसे ऐसे आपराधिक गतिविधियाँ अपने प्रदेश में चलाने वाले पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। यह पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। हमारी बिटिया के हमारे साथ, उनके इज्जत के साथ, उनके आबरू को तार तार तो किया ही गया। कभी मॉल में, कभी गेस्ट हाउस में, कभी कैफ़े बार में, कभी हुक्का बार में, कभी चलती कार में, उसके साथ तो बलात्कार किया ही जाता है। उसके साथ गैंग रेप तो किया जाता है। उस पर लगे हुआ दाग क्या है, कभी जीवन भर भूल पाएगा, वो भूल पाएगी नहीं, इसका जवाब नहीं रहेगा।
कारण कि आज हमारे समाज में जिस बेटी के साथ बलात्कार होते हैं, गैंग रेप होते हैं, उनके साथ यौन शोषण होता है, समाज उसको जीने नहीं देता है, उसका रास्ता चलने नहीं देता है, उसके मान सम्मान, उसका सब कुछ गिरवी रखा दिया जाता है। उसके घर के परिवार का, माँ बाप का, कुल खानदान का प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाता है। क्या हमारी सरकार उस प्रतिष्ठा को दिला पाएगी? इसका जवाब रहेगा नहीं। फिर इस घटना को होने के पहले पुलिस प्रशासन क्यों नहीं ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगाते हैं? हमारे देश में ऐसी घटनाएं रोज़ हो रही है जहां पर बेटियों बहुओं की इज्जत आबरू को नोचा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, लूटा जा रहा है। और जब हमारे समाज में घटनाएं घट जाती है तब हम अपराधियों तक पहुँच पाते हैं। आज ज़रूरत है हमारे देश को एक ऐसे सख्त कानून बनाने के लिए कि ऐसे अपराध करने वाले कभी भी बच ना पाएँ। उनको सजा मौत होनी चाहिए, न कि उनको जीवन दान देना चाहिए। ऐसे कृत करने वाला का हमारा देश, हमारा समाज कहीं से भी नहीं स्वीकार करता है कि किसी का बेटी, किसी का बहन, किसी का पत्नी को कोई बलात्कार करता है वो समाज में जीने का हक रखता है। खैर, यह सोचनीय एवं कानून का सवाल है, कानून का विषय है। इस पर कानून, हमारा भारत सरकार, हमारे देश का कानून आशा है ज़रूर उचित कार्रवाई करेंगे जो कानून की नज़रों में जायज़ रहेगा, तो अपनी बात है। लेकिन दोस्तों एक सवाल उठता है, इन अपराध कर्मियों ने इस लड़की के साथ न जाने कहां कहां ले जाकर घूमते हैं और उसके साथ गलत करते हैं, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन को इसका तनिक भी आभास नहीं रहता है। जब पुलिस एक एक व्यक्तियों से पूछताछ करती है और कुल 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा। जो वही व्यक्ति है राज विश्वकर्मा, जो सबसे पहले लड़की को बरगला कर फुसला कर ले जाता है अपने कैफे हाउस में। आयुष भी है, साजिद भी है, दानिश अली हैं, इमरान अहमद हैं, सुहेल शेख हैं, समीर अहमद हैं और दोस्तों सुहेल खान है, अनमोल गुप्ता है। ऐसे 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 11 अभी भी फरार हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट आदेश दिया है, एक एक अपराधी को चिन्हित करके उनके सलाखों के बीच पहुंचना चाहिए और एक ऐसे न्याय देना चाहिए जो हमारे समाज में मार्गदर्शन का काम करे और अपराधी ऐसे बर्दाश्त करने का अंजाम भी समझ आए कि यदि हम गलत करेंगे तो क्या अंजाम होगा। एक नज़ीर के रूप में ऐसा पेश हो, ऐसा आप उसके कुछ विकल्प निकालिए। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट अधिकारियों को आदेश देते हैं और बोलते हैं कि ऐसे अपराध करने वालों की कोई जगह नहीं है, ऐसे अपराधी हमारे देश में बचना नहीं चाहिए। सबको अरेस्ट करो और कानून की सुसंगत धाराओं के तहत उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। पुलिस को ये आदेश देते हैं। पुलिस अभी तो डर से या जैसे भी हो परेशान थी और भी परेशान हो जाती है और सख्ती से उस केस का उद्भेदन करती है। एक एक परतें खोलने में पुलिस लगी हुई है। इसी बीच में इन अपराधियों के बीच एक नाम उभर कर आता है, अनमोल गुप्ता का। दोस्तों अनमोल गुप्ता की जब कुंडली खंगाली जाती है तो पता चलता है कि ये कैफे बार तो चलाता ही था, ये सपा सेंटर भी चलाता था, ये उस सपा सेंटर के आड़ में सेक्स रैकेट भी चलाता था। यह व्यक्ति ड्रग्स का भी सप्लाई करता था और लड़कियों को बहला फुसला कर, पहले तो ये ड्रग्स की ओर ढकेलता था और जब ड्रग्स का आगे हो जाते थे लड़के लड़कियां तो फिर कुछ लड़के तैयार करता था, उन लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनवाता था, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग करता था और फिर उन लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करके उनको अपने ग्राहकों तक पहुंचाता था। इतने बड़े बड़े घटनाएं होते हैं। हमारे प्रदेश में हुक्का बार का क्या जगह है? क्यों हुक्का बार हमारे समाज के बीच में खुलता है? हमारे समाज में जगह जगह पर शराब की दुकानें क्यों खुलती है? जब हम जानते हैं, हमारी प्रशासन जानते हैं कि इसका परिणाम गलत ही होगा, फिर जगह जगह हमारे समाज में, हमारे बाज़ार में ऐसी ऐसी दुकानें, ऐसे ऐसे मॉल शॉप खुले रहते हैं जहां पर अवैध कारोबार होते हैं और पुलिस अपने आप को सोए रहती है। उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में क्या हो रहा है और उसका भुगत भोगी हम आप जनता बनते हैं। हमारे घर के, आपके घर की बेटी बहुएं बनती है। आज हमारा समाज बदल रहा है तो उस बदलते परिवेश में ऐसी घटनाओं का कोई जगह नहीं है। हमें ऐसे घटनाओं के करने वालों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों यह घटना अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। जितना भी की जाए इस घटना की निंदा कम है। जब
पुलिस अपराधियों को पकड़ती है और एक एक पॉइंट खंगालती है, तो यह सब न जाने कितने नए नए उद्भेदन सामने आ रहे हैं जो पुलिस प्रशासन भी सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हमेशा ऐसी घटनाओं का विरोध करते आए हैं और इस घटना का भी विरोध किए हैं, और इसका असर उन प्रशासनिक अधिकारियों पर हुआ है जो आज तक इस घटना को हल्के में ले रहे थे। और आपका इस घटना में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे, क्योंकि हर एक बुराई से बचने का एक ही तरीका है, हम जागरूक रहें, सचेत रहें। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना स्टोरी समाप्त करता हूं। यदि मेरा स्टोरी जो सच घटनाओं पर आधारित होता है यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। इसी के साथ दोस्तों, जय